और यास तूफान की आहट ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों को खौफजदा कर रखा था। साथ ही उसकी धमक यूपी तक के महसूस की जा रही है। यास को लेकर यूपी में भी अलर्ट जारी है। बेशक यास तूफान तटीय क्षेत्र में टकरा चुका है, लेकिन उसका असर अगले 48 घंटे तक यूपी के मौसम में महसूस किए जाने का अंदेशा है। ओडिशा से पश्चिम बंगाल तक खौफ। तूफान यास से अटकी लोगों की सांस। ओडिशा के तट पर समुद्र की इन लहरों को देखिए। ये लहरें आसमान की बुलंदियों को छू लेना चाहती हैं। ये लहरें सब कुछ तबाह कर देना चाहती हैं। यास तूफान की आहट देती इन लहरों का विकराल स्वरूप सब कुछ तबाह करने के लिए काफी है। आगे आगे तूफान, पीछे पीछे तबाही के निशान। ओडिशा के केंद्रपाड़ा इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। आसमान पर तूफान से पहले के इस बवंडर ने यास के खौफ को बयां कर दिया था। इसके बाद जब यास तूफान 155 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्र के तटीय इलाकों से टकराया तो अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ता चला गया। यास जहां जहां से गुजरा वहां वहां सब कुछ बिखरता चला गया। हर तरफ जिंदगी तितर बितर नजर आई। शहर से लेकर गांव तक, समुद्र से लेकर जमीन तक, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी और तेज लहरें नजर आ रही थी। लोहे की मजबूत चादरें तिनके की तरह आसमान में उड़ती नजर आईं। हवाओं का जोर इतना तेज कि रास्ते पर पड़ने वाली हर चीज उजड़ गई। यास तूफान का खौफ कितना ज्यादा है, रेलवे की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। शायद ही इससे पहले कभी लोहे की भारी भरकम ट्रेन को बचाने के लिए जंजीरों का इस्तेमाल किया गया हो। यास को लेकर जारी अलर्ट के बीच हावड़ा में ट्रेन को लोहे की मोटी जंजीरों से भी बांधा गया। यास तूफान को लेकर यूपी के पूर्वी जिलों में मौसम विभाग के साथ साथ प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। तूफान के टकराने के 2 दिन बाद तक तेज बारिश और तूफानी हवाओं का सिलसिला जारी रहने वाला है, जिसकी पहल यूपी के पूर्वी जिले गाजीपुर में बीती रात से ही हो चुकी है। जिले में बारिश शुरू हुई और साथ ही तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहा। समुद्री तूफान यास को लेकर एक तरफ जहां केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है, वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने भी प्रदेश के कई जनपदों को लेकर तूफान की आशंका के मद्देनज़र पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस सहित कई जनपदों में लगातार भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है और इसका नज़ारा कल रात से ही गाजीपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर कभी रुक रुक कर बारिश तो वहीं आज सुबह से लगातार बारिश हो रहा है। गाजीपुर ही नहीं, वाराणसी प्रशासन भी यास तूफान की आहट मिलने के बाद से अलर्ट मोड पर है। पूर्वांचल के कई हिस्सों बलिया, गाजीपुर, मऊ में भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश की आशंका जाहिर है। इन आशंकाओं की आहट तेज हवाओं के रूप में शुरू हो चुकी है। अंदेशे को देखते हुए गंगा किनारे की नावों को बांध दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने मछुआरों से अगले 24 घंटे तक नदी से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रशासन ने इमरजेंसी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 मई को यास का खासा असर यूपी के पूर्वी जिलों में देखा जा सकता है।
हाँ, यास तूफान का अब असर दिखने लगा है, हवाएं तेज हो रही हैं और गंगा की लहरों की बात करें तो आपको दिखा रहे हैं, ये गंगा की लहरें पहले से कहीं ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। नौका गंगा की लहरों के बीच में अटखेलियां करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, ये नौका बंधी हुई नौका है। किनारे पर जो नाविक हैं उन्होंने अपनी नौका को बांधकर उन्हें सुरक्षित कर लिया है और प्रशासनिक तौर पर भी नाविकों को बता दिया गया है कि आप अपनी नौका का संचालन जब तेज हवाएं हों तो ना करें। और इसके साथ ही यहाँ पर प्रशासन ने जो टोल फ्री नंबर है उसको जारी किया है कि किसी भी अनहोनी की आशंका मात्र से तत्काल प्रशासन को सूचित करें। प्रशासनिक टीम मदद के लिए जाएगी। इसके अलावा जो किनारे हैं वहां पर एनडीआरएफ और जल पुलिस को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो समितियां हैं उनको सक्रिय कर दिया गया है और साफ तौर पर लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग पुराने घरों में न रहें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक झारखंड में कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जो कि रात तक धीरे धीरे कमजोर होने के संकेत हैं। माना जा रहा है कि यास तूफान का असर रात के बाद से धीरे धीरे कम होगा। अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना काल का ये वक्त हर किसी के लिए मुश्किल है। सीमित संसाधनों में लोग जिंदगी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे बीच कई लुटेरे भी हैं। सरकार निजी अस्पतालों से मदद की बात कह चुकी है, लेकिन बावजूद इसके निजी अस्पताल शव का सौदा करने वाले शैतान बन गए हैं। ये हमारे आरोप नहीं है, बल्कि आगरा के एक निजी अस्पताल की वो हकीकत है जो शर्मिंदा कर रही है। इलाज के नाम पर लूट का खेल। लाश को बंधक बनाकर सौदेबाजी। ये तस्वीर आगरा के बैंक हाउस कॉलोनी की रहने वाली अमिता सिंघल की है, जिनकी मौत बीती 25 मई को जिले के निजी अस्पताल में हुई। मौत के बाद अस्पताल ने जो बिल परिवार को थमाया वो पैरों तले की जमीन खिसकाने वाला था। 28 दिन के इलाज के लिए अस्पताल ने परिवार से करीब 15.5 लाख रुपए वसूले। महंगे से महंगे इंजेक्शन का मतलब सारे रेमडेसिविर 45 हज़ार के जो इंजेक्शन्स थे, सारा सर्जिकल आइटम मैंने अपनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस से मैंने भरा है। उसके बावजूद हॉस्पिटल ने 7 लाख के आसपास का तो सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी का बिल बनाया। इसके अलावा नॉर्मल ऑक्सीजन के पैसे अलग, एग्जॉर्बिडेंट चार्जेस, वेंटिलेटर ऑक्सीजन के पैसे अलग, हाई फ्लो ऑक्सीजन के पैसे अलग, कोई हिसाब किताब ही नहीं। सिनर्जी प्लस अस्पताल में अमिता सिंघल को बीते 28 अप्रैल को पल्मोनरी एम्बोलिज्म बीमारी की वजह से भर्ती कराया गया था। अमिता के अस्पताल में भर्ती होते ही लूट का ऐसा मीटर चलाया गया कि बेशर्मी की सभी हदों को पार कर अस्पताल ने रुपए वसूले। आरोप है कि बीमा कंपनी से बिल के फाइनल सेटलमेंट में देरी होने पर अस्पताल ने अमिता की डेड बॉडी को बंधक बनाकर रखा। शव की बेकदरी होती रही। जब परिवार ने 12 लाख का चेक अस्पताल को थमाया, तब कहीं जाकर मां के शव को घर लाया जा सका। डॉक्टर नहीं, ये कसाई हैं और बॉडी पूरी काली पड़ चुकी थी कि ये नहीं पता लग रहा था कि डेथ सवेरे हुई है या कब हुई है। जब बॉडी नहीं दे रहे थे 4:30 बजे, तो मैंने एडीएम को टेलीफोन करा था। उन्होंने पर्सनली पेन लेके इनको कहा, जब इन्होंने 12 लाख रुपए का मुझसे चेक लेने के बाद बॉडी हैंड ओवर करी है 6:30 बजे। 28 अप्रैल को अमिता सिंघल भर्ती हुई। 25 मई को इलाज के दौरान मौत हुई। दवाओं के नाम पर करीब 7 लाख वसूले। रेड जोन आईसीयू चार्ज के 99,000 लिए। बिल 15,31,312 रुपए बनाया। पत्नी की मौत के बाद राकेश सिंघल ने लूट के इस खेल की शिकायत महामारी लोक शिकायत समिति से की है और अपना बयान भी दर्ज कराया। तब ठनका जब वो कहते हैं कि अगर आप ये पूरा बिल कैश में पे करोगे तो आपके लिए बिल अलग होगा और यही बिल जो हम इंश्योरेंस कंपनी के लिए रेज करेंगे वो बिल अलग होगा। तो मेरा सबसे पहले छूटते ये कहना था कि कैश का बिल और इंश्योरेंस कंपनी के बिल अलग कैसे हो सकता है जब पेशेंट एक ही है। तो वहीं अमिता का इलाज करने वाले डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी शव को बंधक बनाने के आरोपों को नकार रहे हैं और इसे महज फॉर्मेलिटी में हुई देरी बता रहे हैं। ये पॉलिसी कैशलेस में कई बार पेशेंट आने में टाइम लगता है,
तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइन बनानी चाहिए कि भाई टाइम लग रहा है, जैसे हॉस्पिटल के कंज्यूमल खर्च हो गए तो उसका आ रहा है, आपको क्या सिस्टम होना चाहिए, है ना। उसका रूम में भी रुके हुए हैं, रूम का रुकने का भी अपना चार्ज है, उनका एक्स्ट्रा जो टीपीए कवर नहीं करता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे आरोप से नहीं है। तो वहीं अब जिला प्रशासन निजी अस्पताल की इस मनमानी के आरोपों की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। जो शिकायत है इसको हम, जो हमारी प्रतिनिधि जो है कोविड कंट्रोल रूम में जो टीम बैठती है, जिसमें हमारे सीएम साहब हैं और डॉक्टर मनीष साहब हैं, और जो लोग महामारी लोक शिकायत जो समिति है उसमें रखा जाएगा और इस प्रकरण की जांच करा करके जो है कार्रवाई कराएगी। आपदा काल में निजी अस्पतालों की मनमानी का ये तो सिर्फ एक नमूना भर है, जबकि जिले में लोक शिकायत समिति के सामने 14 ऐसे ही पीड़ितों ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिनमें इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों ने लूट की, जिससे साफ है कि इस मुश्किल भरे वक्त को निजी अस्पतालों ने कमाई का काला जरिया बना लिया है, जो लोगों की मजबूरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हालात तब हैं जब प्रदेश सरकार निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाने के स्थानीय प्रशासन को आदेश दे चुकी है। 15.5 लाख सिनर्जी प्लस अस्पताल ने एक पेशेंट को एडमिट करने के दरमियान पैसे लिए हैं। इसके साथ ही करीब 4 लाख का अलग से खर्चा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ऐसे अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की ज़रूरत है और ऐसे अस्पताल प्रबंधन को संवेदनशीलता सिखाए जाने की ज़रूरत है, जो इस आपदा में को अवसर बनाने में जुटे हुए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। क्या लाश की सेज पर कोई सो सकता है? सुनकर ही रोंगटे सिहर उठते हैं। लेकिन बरेली के एक हैवान ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर उसकी लाश को छिपाया और उसी लाश के ऊपर कई दिनों तक सोता रहा। खुलासा तब हुआ जब भीषण बदबू का एहसास आस पड़ोस के लोगों को होने लगा। हैवानियत की हदों को किया पार। पत्नी की लाश की सेज पर सोता रहा पति। इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के लिए कल तक जो घर आम था वो आज खास बन गया। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि यहां एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जो रूह को झकझोर देने वाली है। पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को हैवान पति ने बेड में छिपा दिया और बड़े आराम से उस लाश के ऊपर सोता रहा। कई दिनों तक बेड में सड़ती रही लाश। सड़ती लाश के साथ सोता रहा गुनहगार। दिल को दहला देने वाली यह वारदात सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करेली इलाके की है। यह घर मनोज कुमार साहू का है, जो अपनी पत्नी ममता के साथ यहां रहता था। सुभाष की शादी 2011 में हुई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मनोज इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम भी दे सकता है। वारदात का खुलासा तब हुआ जब आसपास के लोगों को मनोज के घर के अंदर से बदबू का एहसास हुआ। लोगों ने इस बात की जानकारी ममता के परिजनों को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन जब पड़ोसी के घर से मनोज के घर के अंदर दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। पूरा घर लाश की बदबू से भरा था और एक बेड पर मनोज लेटा था। जब परिजनों ने बेड से मनोज को हटाया तो उसके नीचे ममता की लाश मिली। ना हमें सूचना मिली ना कुछ मिली। हम फोन पे हम पहुंचे थे वहाँ पे करेली गांव, तो हमने देखा कि हमारी बुआ की डेड बॉडी से बदबू आ रही है। जब हमने पास में गए तो देखे कीड़े पड़े हुए हैं। हमने इसकी सूचना पुलिस पहुंची थी, तो हमने पुलिस वालों से हमने कहा भाई हमारी FIR लिखो, तो वो कह रहे हैं FIR आपकी पोस्टमार्टम के बाद होगी। और फिर आश्वासन दे रहे कि अभी कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद कर रहा हूँ, 2 घंटे रुको। ये हमें आज कल से 5 बजे से हमें आज पूरा ये 11 बज गए। बीवी नाम क्या आपकी? क्या नाम है आपकी बीवी का? हमारी बुआ है ममता, मृतका ममता। आप क्या डिमांड लेके आपकी? हम कह रहे हैं कि हमारी पहले FIR था, जो पोस्टमार्टम जिस आधार पोस्टमार्टम हो उसमें जो पोस्टमार्टम में है उसके आधार पर आप बेवजह में मुकदमा तहरीर करिए। ममता के परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति मनोज को हिरासत में ले लिया और ममता की लाश को बरामद किया। लाश में कीड़े पड़ चुके थे, जिससे अंदेशा है कि वारदात को कई दिन पहले अंजाम दिया गया था।
यूपी 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम करेली के एक मकान से काफ़ी बदबू आ रही है। उस सूचना पर थाना सुभाष नगर के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया और देखा गया कि एक मकान में एक कमरे में एक शव पड़ा हुआ है। वहाँ पे जो व्यक्ति उपस्थित था उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम मनोज है और जो मृतका है उसकी पत्नी है। प्राइमा फेसी जो शव था उसको देखकर ये लग रहा था कि लगभग 4-5 दिनों का शव है। मनोज ने पत्नी ममता की हत्या कैसे की और हत्या के पीछे की वजह क्या रही, इन सवालों के जवाब तलाशने की पुलिस कोशिश में जुटी है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि 10 साल की शादी में दोनों की संतान नहीं हुई, जिसको लेकर मनोज पत्नी ममता से विवाद करता था। आशंका जाहिर की जा रही कि वारदात के पीछे संतान ही वजह रही होगी। फिलहाल पुलिस ममता के परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रही है। इसके ससुराली जनों के बारे में पता लगाया गया तो मनोज ने बताया कि उसका ससुराल मिलकरौंधी में है। पुलिस के द्वारा उनके ससुराल वालों से संपर्क कर दिया गया। वो लोग मौके पे आए। पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। मनोज है उसको हिरासत में ले लिया गया। उसे गहन पूछताछ की जा रही है कि कैसे मृत्यु हुई है और उनके परिजनों को भी बता दिया गया है। उनके परिजन थाने पे जैसे तहरीर देंगे, तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा और इसमें अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से मनोज कई दिनों से पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ सोता रहा, उससे एक बात तो साफ है कि ममता की मौत की वजह मनोज ही है। पुलिस की जांच में ममता की हत्या का सच सामने आने का इंतजार है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा।